इस वाक़ये के 2 साल गुजरने तक अभी भी सिवाय अमजद एडवोकेट के जो हमारे साबिका अपोजिशन लीडर हैं, किसी ने आज तक किसी मजहबी साइड से, सियासी समाजी साइड से इसकी मजम्मत नहीं की गई या इजहार अफसोस नहीं किया गया। और दूसरी चीज़, इन्होंने डेलीगेशन में जो 6 मेंबरों का कहा था, उसमें फिर वही लोग डाल दिए जो कि FIRs कटवाने में या ATA जो लगाए थे उनमें उन्हीं लोगों के साथ फिर बैठने के लिए हुंजा के लोग तैयार नहीं थे। ये 2 वजूहात हैं। जब ये क्लियर हो जाता तो हम बैठने के लिए तैयार हैं जनाब, बिल्कुल। और हम उम्मीद रखते हैं कि हल ही यही है कि कब्र कुशाई करके उस डेड बॉडी को निकाल के केकेज पे फेंक दिया गया, और जिस एम्बुलेंस में उसे ले गए तो उस एम्बुलेंस को भी आग लगा के जलाया गया। ये इट इज ए क्रिमिनल केस। अलग तमाम तरीके भी हुआ था जी, जिसको आपने पढ़कर सुनाया था कि इसके ऊपर आइंदा से बिल्कुल कोई... इस पे हम एक कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे। हाँ। 6 नुमाइंदे नगर से 6 आएंगे, हुंदा से 6 आएंगे। बावजूद इसके कि आपने असेंबली में बात क्यों की फिर? नहीं, इसलिए की कि देखें ना, आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उस दिन जिस दिन मैंने असेंबली में बात की है तो फर्स्ट टाइम एक नगर के बेटे यानी अमजद एडवोकेट साहब जो मेंबर असेंबली हैं, जो पहले अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, सन ऑफ नगर होने के हिसाब से फर्स्ट टाइम इस वाक़ये को कंडम किया। आज तक किसी नगर से मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, सोशली समाजी किसी भी लीडर ने न ताज़ियत के लिए उधर कोई आया है, न इस पे इजहार मजम्मत की है, न अफसोस किया है। प्लेटफॉर्म से भी मैं नेक्स्ट असेंबली में भी मैं क्लेम करूँगा कि जिसने भी इस तरह किया है उनको सरेआम जो भी सज़ा अदालत देती है, अवाम देते हैं, वो देनी चाहिए। अगर कोई हुंजा का चेहरा मसख करना चाहे तो कम से कम मैं उनका नुमाइंदा होते हुए न मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको सख्ती से तरदीद भी करता हूँ, कंडम भी करता हूँ। आज वतीन डिजिटल के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज वतीन डिजिटल के साथ मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं साबिक सूबाई वज़ीर अपोजिशन रुकन असम्बली कर्नल रिटायर उबैदुल्लाह बेग साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके तशरीफ़ आवरी का। आज हम बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मजमूई मसाइल। बिलखुसूस हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का अहम इजलास भी था और इस इजलास में मुख्तलिफ अवामी इशूज़ पर अपोजिशन ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन इसका नतीजा माजी की तरफ अगर हम देखें तो आज तक सामने नहीं आया है। कर्नल साहब, असम्बली का इजलास वक्तन फ़वक्तन होता रहता है, लेकिन ये कोई हौसला अफजा नतीजा इस इजलास का अवामी इशूज़ के हल के हवाले से कोई सामने नहीं आता है। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके वतीन चैनल का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम के साथ और बिलखुसूस पूरे GB के लोगों के साथ बातचीत का आपने मौका दे दिया, और फिर इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर दूसरी, आपने GB असेंबली की परफॉर्मेंस या मफाद आमा के लिए इजलासों का या ये कोई फ़ायदा है या नहीं, ये बहुत ही आपने ज़रूरी सवाल पूछा। इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप देख लें कि हर दफ़ा वेदर ये 4 दिन के लिए हो, 5 दिन के लिए या हफ्ते तक चले, हर दफ़ा ज़रूर जब से PTI की गवर्नमेंट आई है या फिर हमारे अक्सरियती मेंबर चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, हर सेशन में कोई न कोई बिल ज़रूर पास होता है। ठीक, तो इस दफ़ा के बिल में भी आपने देखा कि गिलगित के जो गवर्नमेंट के GB गवर्नमेंट में या फेडरल गवर्नमेंट के भी जो भी GB में काम करते हैं उनके लिए जो हमारे बेनेवोलेंट फंड और इनकी जो चीज़ें थी उससे रिलेटेड बिल पास हुआ है। कम से कम तो ये इजलास में पास हुए इस दफ़ा तो एक वो ज़रूरी बिल था, फिर दूसरा बिल नवादिरात के हवाले से, नवादिरात एंटीक्स और इनके लिए तो 2 बिल पास हुए। तो आपने एक करारदाद भी ऐवान में पेश कर दी थी जिसमें कि अवामी जो अराजियात हैं वो सरकारी मनसूबों के लिए तसरुफ में लाते हैं, उनकी कंपनसेशन के हवाले से आपने एक बात, उसमें भी मैं आपको ये बताता चलूँ, जहाँ हमने 2 बिल पास किए इस सेशन में, तो गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है वो गिलगित है। तो ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन तो ली जाती है, मगर हमारा महकमा माल रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लोगों को ज़मीन की कंपनसेशन 100% नहीं देती।
आल्दो कि हमारे पास अदालती फ़ैसले भी मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद कहीं पे 30%, कहीं पे 36%, कहीं पे 40%, कहीं पे 50% पैसे दे देते हैं, वहीरेज ठेकेदारों को पूरे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, उनको भी दे देने चाहिए, मगर जब भी कोई स्कीम पास होती है तो उसमें लैंड कंपनसेशन से लेके हर चीज़ पड़ी होती है। मैं भी इसीलिए गिलगित के तीनों हलकों का मसला यही था कंबाइन, मेरे अपने हलके में भी यही मसला है, और उसमें भी ये मैं आपको बताऊं KKH 1977 में कंप्लीट हुई है, आज तक KKH की कंपनसेशन NHA ने पे नहीं की है। 60% कुछ जगहों तक दी हुई है, 40% बकाया है, और फिर ये जो है हमारे जो है ना फसलों से ऑनवर्ड एक पाई पेमेंट नहीं हुई है। हमने अपने तौर पे अवामी नुमाइंदा होने के हिसाब से GB गवर्नमेंट को, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में कश्मीर उमूर के अफेयर्स के वजारत दफ्तर में उमूर कश्मीर के पास, NHA के चेयरमैन के पास, और केयर टेकर, इवन हमने रेगुलर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ें, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को भी हमने मजबूर किया और कहा कि ये चीज़ें हैं, और हमने अपने अस्करी क़यादत को भी इन चीज़ों का बताया है कि ये चीज़ें हमें लोगों को दे दें। ये अवामी सतह पर ये सवालात हमेशा से उठाए जाते हैं कि मेंबरान असेंबली की जो कारकर्दगी है वो कोई ख़ास हौसला अफजा कारकर्दगी नहीं है। अगर हम बात करें आपके हल्के के हवाले से, तो इस दायरे आप हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, इस दफ़ा 6-7 महीने हैं आप अपोजिशन का हिस्सा हैं, तो ज़रा बताएं कि आपने अपने हल्के के लिए स्पेसिफिक वो कौन सा काम किया जिससे आपकी आवाम आपसे मुतमईन हो? बिल्कुल, मेरे अवाम भी मुझसे भी मुतमईन भी हैं, मैं ख़ुद भी मुतमईन हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, कि मन आनम की मन दानम कहते हैं फ़ारसी में। तो PSDP के प्रोजेक्ट्स में गिलगित बल्तिस्तान का आखिर दियामीर बादशाह डैम जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है PSDP में 25 अरब का, वो मैं अपने हल्के में ले आया हूँ। मैं अपने अवाम के साथ भी और अवाम के सामने भी, और गवर्नमेंट का भी मैं मशकूर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का भी, सूबाई गवर्नमेंट का, कि मेरे हल्के के लिए बड़ा प्रोजेक्ट दिया पहले PSDP में। दूसरे PSDP में मैंने हुंजा के लिए ग्रेटर वाटर का 1.25 अरब का प्रोजेक्ट मैंने करवाया है। ठीक है। तो इसी तरह अभी तीसरे ADP में हम इंशाल्लाह हमारे हैं। मैं आपने भी असेंबली में ये बात भी कही थी कि 30 अप्रैल तक जो है 31 मार्च की लास्ट डेट की प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से ये चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट में जानी चाहिए, और इधर से जो CM ऑफिस से CS ऑफिस से ये अप्रूव होके जाती हैं तो फिर उधर अपना काम वो कर लेते हैं, और PND अल्टीमेटली 22 सितंबर या अक्टूबर PSDP के प्रोजेक्ट फाइनल कर देती है। कर्नल साहब, आपने असेंबली के अंदर एक और आवाज़ आपने उठाई इस दफ़ा, तो बिलखुसूस हुंजा और गनिश नगिर और गनिश के दरमियान जो डोंगदास का तनाज़ा था, क्योंकि ये केस अदालत में शब जुडिस भी है, बावजूद इसके कि आपने ऐवान के अंदर इस बात उठाई कि जिन मुलजमान के ऊपर FIR दर्ज है उनको गिरफ़्तार किया जाए। फिर उसके रिबटल में जावेद मनवर साहब का भी एक बयान सामने आ गया कि हुंजा में भी हमारे बंदों को यरगमाल किया गया, वहाँ पर उनके ऊपर भी हमले हुए, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हैं। तो इस मसले का पायदार हल के लिए आप एक जॉइंट जरगे के जरिए इसके हल क्यों नहीं निकालते? जनाब, इसमें मैं बात ये क्लियर करता चलूँ कि इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। बिल्कुल, एक जमीन का तनाज़ा, बाउंड्री का हुंजा और नगर बाउंड्री का मसला है, ये गनिश, सुमायर या उयुम नगर का मसला नहीं है। हुंजा भी अपने टाइम में स्टेट रहा है, नगर भी अपने टाइम में स्टेट रहा है, जो कि 1974 में PPP के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको ख़त्म कर दिया था। और उस वक्त हुंजा और नगर दोनों स्टेट्स जिन बाउंड्रीज़ के साथ हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं, हम उसकी बात करते हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं कहते हैं। और इसमें भी ये मैं आपको बता दूं कि एक ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा जो एक हुंजा का या गनिश का एक मंजूर मरहूम था जो डेथ हुई थी, उसकी तदफीन के टाइम पे नगर के कुछ हमारे भाइयों, हम भाई हैं, अरसे से हम सदियों से आपस में हमसाये में हम रह रहे हैं, हमारे रिश्ते उधर भी हो रहे हैं इधर भी हो रहे हैं, बट ये है कि इसमें इंसानियत की जिस अंदाज में तज़हीक की गई है, मजहबी हलकों से लेके इलाकाई जो अमायदीन हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने हुंजा आके उधर गनिश के लोगों के साथ ताज़ियत भी की और उस मंजूर की कब्र कुशाई करके उस
डेड बॉडी को निकाल के केकेज पे फेंक दिया गया, और जिस एम्बुलेंस में उसे ले गए तो उस एम्बुलेंस को भी आग लगा के जलाया गया। ये इट इज ए क्रिमिनल केस अलग, ठीक है कि नहीं, एक जमीन का या इलाके के हिसाब से बॉर्डर का अलग है, और ये इंसानियत की तज़हीक की एक कभी शक्ल जो है ना, जिसके हल के लिए एक JIT तो बनी, मगर JIT और FIRs हुई, FIR में 45 लोगों के खिलाफ इस सारी चीज़ का केस रजिस्टर्ड है, 45 लोगों पे ATA बना लगा हुआ है, मगर आज तक न एक JIT की रिपोर्ट सामने आई है, न जो है ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न फिर जो है ना जो दूसरा सब जुडिस है, बिल्कुल सब जुडिस है, उस सब जुडिस के मसले के हल के लिए GB गवर्नमेंट ने चाहे उसको एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह दें या एक कमीशन कह दें, वो बनी हुई थी पिछले साल। दूसरी तरफ FIRs हैं, अगर उसकी तरफ बात FIRs का मैं आपको बता दूं कि यरगमाल किया गया, बकौल जावेद मनवा साहब यरगमाल हुंजा के लोगों ने या गनीश के लोगों ने कोई यरगमाल नहीं किया गया। बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए बच्चियां आ गई थी, स्कूल इंतजामिया और उस वक्त के हमारे DIG साहब और उस वक्त के हमारे कमिश्नर साहब, इन्होंने उनको इस झगड़े के दौरान ना निकले के उन्होंने उनको रोका रखा हुआ था। आगे की इस पे तमाम तरीके भी हुआ था जी, जिसको आपने पढ़कर सुनाया था कि इसके ऊपर आइंदा से बिल्कुल इस पे हम एक कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे। हाँ। 6 नुमाइंदे नगर से 6 आएंगे, हुंदा से 6 आएंगे। बावजूद इसके कि आपने असेंबली में बात क्यों की? फिर नहीं, इसलिए की कि देखें ना, आज तक मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उस दिन जिस दिन मैंने असेंबली में बात की है, तो फर्स्ट टाइम एक नगर के बेटे यानी अमजद एडवोकेट साहब जो मेंबर असेंबली हैं, जो पहले अपोजिशन लीडर थे, इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, सन ऑफ नगर होने के हिसाब से फर्स्ट टाइम इस वाक़ये को कंडम किया। आज तक किसी नगर से मजहबी तौर पे, सियासी तौर पे, सोशली समाजी किसी भी लीडर ने न ताज़ियत के लिए उधर कोई आया है, न इस पे इजहार मज़म्मत की है, न अफसोस किया है। तो मुझे ये बताएं, फिर भी हमने 6 बंदों की कमेटी बनाई थी, मगर उसमें भी नगर की तरफ से, सुमायर की तरफ से 6 आएंगे और उयूब नगर की तरफ से 6 आएंगे और हुंदा से 6 आएंगे, फिर फैसला करेंगे कहा, तो उस पर फिर बराबरी नहीं आई। That was the reason। और उसमें भी नगर के अमायदीन ने उस दौरान भी वॉकआउट किया था। DC हुंजा और DC नगर इसके शाहिद हैं। लेकिन अमजद साहब ने फिर भी एक जरगे की बात की थी। नहीं, दूसरी चीज, अमजद साहब ये कह रहे हैं कि मैं दोनों से राब्ते में हूँ, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वो बिल्कुल नगर से ताल्लुक में होंगे और उसमें होंगे, मगर हुंजा के साइड पे इस पे मैंने परसों ही जाके मैंने नगर हुंजा के गनी सुप्रीम काउंसिल के जिम्मेदारों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा बल्कि पीपल्स पार्टी GB के वो सदर हैं, हुंजा में भी पीपल्स पार्टी है, तो उन लोगों ने कहा कि आप इसके वकील बनते हैं या इससे अपने आप को अलग करते हैं। तो उस पे उन्होंने अलहदा होने का जरूर ऐलान किया है, मगर पिछली जो भी तारीख, आखिरी जो तारीख अभी इसी मार्च के महीने में जो तारीख हुई है, उसमें भी वो नगर के 8 जो एडवोकेट्स के साथ वो भी साथ बैठे हुए थे, मगर उन्होंने जरा में हिस्सा नहीं दिया है। अच्छा कर्नल साहब, दोनों तरफ से बयानात तो आ रहे हैं, जैसे जावेद मनवा साहब का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया, आपका भी आया, अमजद साहब का भी आया, लेकिन इसके हल क्या, मतलब आप इस वक्त चाहते क्या है? जिसकी बात आप हल से पहले ना जनाब मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, जो मेरे मोहतरम फाजिल दोस्त जावेद मनवा ने जो 2-3 इल्ज़ामात हुंजा पे लगाया कि दस्ती बम पे हमला किया गया और शिनाख्ती कार्ड चेक करके मारा गया कहते, मैं दोनों को सख्ती से कंडेम करता हूं कि न हुंजा के लोगों की कोई ऐसी न तरबियत हुई है, न किसी ने इस तरह का काम किया है। हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से भी, मैं नेक्स्ट असेंबली में भी मैं क्लेम करूंगा कि जिसने भी इस तरह किया है उनको सरेआम जो भी सज़ा अदालत देती है, अवाम देते हैं, वो देनी चाहिए। अगर कोई हुंजा का चेहरा मसख करना चाहे तो कम अज़ कम मैं उनका नुमाइंदा होते हुए न मैं
اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں اس کو سختی سے تردید بھی کرتا ہوں، کنڈم بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ہنزا میں نہ اس طرح آج تک کہیں پہ کوئی دستی بم والا یا اس طرح کا کسی کا شناختی کارڈ چیک کر کے، ہنزا والے تو وہ لوگ ہیں شیعہ سنی ٹینشن میں جب پرابلم ہوئی ہے تو اہل سنت کے لوگوں کو ہنزا والوں نے نگر والوں سے یا جو ہے نا جو ہنزا میں بھی جو گنیش کے ہمارے اہل تشیع کے حساب سے رہتے ہیں ان سے بھی بچا کے اسماعیلی کمیونٹی نے رکھا ہے. آج تک کوئی غلط کام انہوں نے کبھی نہ کیا ہے نہ کریں گے. سر اس کے حل کے لیے آپ لوگ پہل کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی جرگے کے ذریعے کرنا ہے، عدالت کے ذریعے کرنا ہے، کمیشن کے ذریعے کرنا ہے، کہ کوئی ایک فریق تو اس معاملے میں پہل کرے کہ آج ہم جرگے کے ذریعے مسئلہ ہیں. اس میں میری یہی گزارش ہے کہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ منظر عام پہ آئے گا تو یہ 1901 اور 1904 کی جو اس وقت کے میر، اس وقت کے وزیر، اس وقت کے نمبردار یا اکابرین نے مل کے جو فیصلہ کیا اسی کے مطابق ہونا. 2/10 کا میں آپ کو بتاؤں کہ 2 حصے ہیں. دریائے ہنزا کا ایریا ہے، دریائے نگر کا حصہ. 2/10 ایک وی شیپ میں نگر والا پورشن جو 2/10 کا ایریا وہ نگر والوں کا ہے، اور جو اللہ کی جو تقسیم ہے، نیچرل جو ڈویژن ہے، واٹر شیڈ ہے، اللہ کے قانون سے بڑا کوئی قانون نہیں ہوتا. اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی ہوئی ہے، اس حساب سے بھی دیکھ لیں گے تو 2/10 میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. ہاں اس وقت کے میر اور وزیر نے نگر کے ریکویسٹ پہ کہ ان کے سائڈ پہ گھاس کے لیے، چرائی کے لیے گھاس نہیں تھا مال مویشی کے لیے، تو کچھ ایریا پانی پلانے کے لیے یا ان کو رکھنے کے لیے اس میں 6 یا 7 اس طرح کے جو آغیل ہم کہتے ہیں یا مویشی خانے کہتے ہیں، اس طرح کے ٹیمپریریلی بنائے تھے. اور اس میں انگریز نے اس وقت بالکل کلیئر کٹ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور اس میں جاوید منوا کے مرحوم تایا جو مرزا صاحب تھے، مرزا حسن مرحوم صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہوا کہ یہ بالکل اس پورشن میں جہاں تک ان کو ایریا دیا گیا وہ گنیش اور نگر، اویم نگر کے کچھ لوگ اس کو ان 3 مہینوں کے لیے نگر والے کریں گے، باقی جو 21 یا 22 آغیل کے دیں یا مویشی خانے وہ ہنزا والوں کے ہیں. نگر والے مزید اس میں نہیں بنائیں گے، اتنے عرصے تک یہ پانی ادھر سے ہی پلائیں گے کہ وہ ہر چیز دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم کوئی انصاف اور زمینوں کا، یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم الحمدللہ دونوں سائڈ پہ کلمہ گو ہیں، نبی پاک کے امتی ہیں. زمینوں کے بارے میں 1 انچ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے تو نبی پاک کے بھی فرامین ہیں، جو احادیث ہیں وہ کلیئر ہے. اگر اس کے گلے میں توپ بنا کے 40 گنا اس سے زیادہ ان کو سزا دی جائے گی. کہا ہے ہم کوئی 1 انچ بھی ہم اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. جو ہم نے ان کو دیا ہوا اس وقت کے زمانے میں وہ بالکل ان کا حق ہے. جو ہنزا کا ہے وہ ہنزا کا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا کرنل صاحب، لاسٹ میرا سوال یہ کہ چونکہ آپ اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں، آپ نے ووٹ حاجی گلبر خان صاحب کو دیا تھا، اور کیسے دیکھتے ہیں سر اس حکومت کی کارکردگی کو، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا جو ٹینیور ہے وہ پورا کر سکے گی؟ ویسے جناب آپ نے یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے. ہمارے لیے بڑی دلچسپ ہے. دیکھ لیں کہ جو ریجیم چینج کا جو سسٹم تھا، جمہوریت کے منہ پہ وہ جو فیصل واڑہ نے جو جوتا اوپر لایا ہوا تھا نا، یہ جمہوریت کے منہ پہ مارا گیا ہے، گلگت میں بھی اور کشمیر میں. آپ نے ووٹ کیوں دیا پھر؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، وہ جو حاجی گلبر صاحب تھے وہ میرے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے. جس طرح میں ٹکٹ ہولڈر تھا اسی طرح وہ ٹکٹ ہولڈر تھے. آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ الائی میں نون لیگ بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے؟ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے حساب سے ان کو دے دیا تھا، اور اس میں حاجی گلبر خان صاحب سے بالکل میری یہی بات ہوئی تھی جب وہ اپنے 150-200 لوگوں کا ذمہ داروں کے ساتھ، چاہے شمس کے ساتھ، چاہے شمس آپ کے پاس آیا تھا، اور میں واحد آدمی تھا جن کے پاس یہ اتنا بڑا وفد لے کے آ گئے تھے. تو ہمارے علاقے میں روایات ہیں اور اس حساب سے میں نے ان کو ضرور ووٹ دیا ہے. اس میں بالکل میں نے غلط کام نہیں کیا، جمہوری ایک طریقہ اپنایا ہے. مگر جہاں تک آئندہ کے لیے یہ ایک رسم جو رکھی گئی ہے، نیکسٹ میں نون لیگ جیتے یا پی 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 جیتے یا جماعت اسلامی یا جے یو آئی جیتے، پھر دوسری پارٹیوں کی اس طرح حکومت نہ بنائیں، تو ہم ضرور اس وقت کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے کہ اس وقت بھی یہ اسی ریت کو، اسی یہ جو ایک
اس کو ایک جمہوری بدعت کا میں نام دوں گا. جمہوریت میں جو ایک نئی بدعت کا ابتدا کی ہوئی ہے یہ ان کو چلانی پڑے گی. اگر نہیں چلائیں گے تو پھر یہ قیوم صاحب سے آپ کے ساتھ رابطے تو ہوں گے نا آپ کو دوبارہ حکومت میں لانے کے حوالے سے؟ میں خبریں بھی یہ بھی آ رہی ہیں کہ اپوزیشن کے کچھ اراکین کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں، عید کے بعد شاید کچھ شمولیتوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس طرح کے میں چونچوں کا مربع کہتے ہیں یا مکس اچار کا میں کبھی حصہ نہیں بنوں گا. میں نے اپنی پارٹی کو ایون ریزائن کے لیے بھی میں نے لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ریزائن مت دو، آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھو. کہا تو میں اس لیے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے سر؟ تبدیلی جو ہے نا ہر آنے والا وقت کل سے ورس ہوگا. اچھا، ٹو بی ویری فرینک، حکومت کے حساب سے اور سیاست کے باقی حساب سے؟ عوام کی امنگوں کے حساب سے آپ دیکھ لیں ہر جگہ میں عوامی ایکشن کو کبھی جو ہے نا اوپر لاتے ہیں، جبکہ لوگوں نے ووٹ عوامی نمائندوں کو دیا ہے. عوامی نمائندوں کی تصدیق ان سے کرائی جا رہی ہے. میں اس کی بھی سختی سے جو ہے نا مذمت کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب. ناظرین، گلگت بلتستان کے مجموعی مسائل بالخصوص حالیہ اسمبلی اجلاس کے اندر جو کچھ باتیں ہوئی اور اس کے علاوہ ڈونگ داس واقعے سے متعلق بھی اور حدود باؤنڈری کے حوالے سے بھی کرنل ریٹائر عبید اللہ بیگ صاحب کے خیالات آپ نے سنے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.